सिजलार्ड जानता था कि इस थ्योरी से एक ऐसा बम बना सकते हैं जो पूरे शहर को पल भर में राख कर दे। सिजलार्ड ने दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन से मुलाकात की। साल 1954 आते आते कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। अमेरिका की सरकार ने अपने ही सबसे बड़े नेशनल हीरो को विलेन बनाना शुरू कर दिया। Now I am become death, the destroyer of worlds. 16 अगस्त 1945 अमेरिका का न्यू मैक्सिको रेगिस्तान। सुबह के 5:29 हो रहे हैं। एक कंक्रीट के बंकर के अंदर कुछ साइंटिस्ट अपनी सांसें रोके खड़े हैं। उनमें से एक आदमी ने अपनी आंखों पर काले रंग के मोटे वेल्डिंग चश्मे पहने हुए हैं। लाउड स्पीकर पर उल्टी गिनती चल रही है, 3, 2, 1 और फिर आसमान में एक ऐसी रोशनी पड़ती है जो हजारों सूर्य से भी ज्यादा चमकीली थी। वो रोशनी इतनी भयंकर थी कि उस मोटे काले चश्मे के पार भी आंखें अंधी हो जाए। रात का अंधेरा अचानक दिन की तेज धूप में बदल गया। उस आदमी ने अपनी आंखों के सामने इंसानियत की इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार फटते हुए देखा, दुनिया का पहला एटम बम। उस आदमी का नाम था जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। लेकिन इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें 6 साल पीछे जाना होगा, जब दुनिया एक बहुत अलग जगह थी। कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। असली शुरुआत थी 2 अगस्त 1939। यूरोप में वर्ल्ड वार 2 का खतरा मंडरा रहा था। लियो सिजलार्ड नाम के एक हंगेरियन साइंटिस्ट को एक बहुत बड़ी फिक्र सता रही थी। उसे पता चला था कि नाजी जर्मनी के साइंटिस्ट ने यूरेनियम के एटम को तोड़ने का तरीका खोज लिया। सिजलार्ड जानता था कि इस थ्योरी से एक ऐसा बम बना सकते हैं जो पूरे शहर को पल भर में राख कर दे। सिजलार्ड ने दुनिया के सबसे मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन से मुलाकात की। उन दोनों ने मिलकर अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा। इस लेटर में एक बहुत डरावनी वार्निंग थी। हिटलर एक सुपर पावर बना रहा है और अमेरिका को उससे पहले ही हथियार बनाना होगा। सोचो एक पल के लिए, अगर वो पावर हिटलर के हाथ में पहले आ जाती तो आज दुनिया का नक्शा कैसा होता। ऐसा नक्शा जो हम कभी कल्पना भी नहीं करना चाहते। इसी लेटर और इसी डर ने जन्म दिया दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सीक्रेट मिशन को, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। अमेरिका की सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाना शुरू किया। अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में रातों रात सीक्रेट शहर बसा दिए गए, जैसे टेनेसी में ओक रिज, वाशिंगटन में हैनफोर्ड और न्यू मैक्सिको में लॉस एलामोस। ये ऐसे शहर थे जिनका दुनिया के किसी भी नक्शे पे कोई नामो निशान नहीं था। डेटा के हिसाब से इस प्रोजेक्ट में करीब $2.2 बिलियन यानी आज के हिसाब से लगभग $36 बिलियन खर्च कर दिए गए। अपने पीक पर 1,00,000 से ज़्यादा लोग इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि वो बना क्या रहे हैं। हर इंसान सिर्फ एक छोटा सा पुर्जा बना रहा था। पूरी तस्वीर सिर्फ टॉप के कुछ जनरल्स और साइंटिस्ट को ही पता थी। और इस पूरे ऑपरेशन के दिमाग, इस इम्पॉसिबल काम को लीड करने वाले इंसान थे ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर कोई मिलिट्री जनरल नहीं थे, वो एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्हें एक ऐसा हथियार बनाने का काम सौंपा गया था जो थ्योरी से बाहर निकलकर असल दुनिया को तबाह कर सके। ओपेनहाइमर दिन रात काम कर रहे थे। वो अपनी टीम को पुश कर रहे थे क्योंकि उन्हें और उनके साथी साइंटिस्ट को पूरा यकीन था कि वो एक बहुत बड़ी बुराई को रोकने के लिए ये सब कर रहे हैं। उनके दिमाग में विजन क्लियर था, हिटलर को रोकना है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अब आता है। मई 1945 आ गया। अमेरिका ने अपना बम पूरा भी नहीं किया था कि खबर आई, हिटलर मारा गया। जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। यूरोप में वार खत्म हो गई। जिस डर की वजह से ये पूरा मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, वो डर ही खत्म हो गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये भी साबित हो गया कि जर्मनी का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो बहुत पहले ही फेल हो चुका था। उनके पास कोई बम था ही नहीं। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब दुश्मन ही खत्म हो गया तो ओपेनहाइमर और अमेरिकी सरकार ने ये बम बनाना बंद क्यों नहीं किया? उन्होंने एक ऐसा हथियार क्यों बनाया जिसकी अब कोई ज़रूरत नहीं थी? यहाँ पर हमें हिस्ट्री का असली रियलिटी चेक मिलता है। लॉस एलामोस के अंदर साइंटिस्ट के बीच बगावत शुरू हो गई थी। जुलाई 1945 में उसी लियो सिजलार्ड ने, जिसने आइंस्टाइन के साथ मिलकर वो लेटर लिखा था, एक पेटिशन तैयार की। 70 साइंटिस्ट ने उस पर साइन किया। उनकी डिमांड थी कि इस बम को जापान के किसी भी शहर या इंसानों पर ना गिराया जाए। वो चाहते थे कि इसे सिर्फ एक खाली रेगिस्तान में ब्लास्ट करके दुनिया को इसकी ताकत दिखाई जाए, ताकि जापान खुद ही डर कर सरेंडर कर दे। लेकिन ओपेनहाइमर और मिलिट्री ने इस पिटीशन को आगे बढ़ने से ही रोक दिया। क्यों? इसका सबसे पहला रीज़न था मोमेंटम। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक ऐसी ट्रेन बन चुका था जिसका ब्रेक फेल हो चुका था। $2 बिलियन खर्च हो चुके थे। मिलिट्री और सरकार के ऊपर भयंकर प्रेशर था कि इतना पैसा जहाँ लगाया गया है उसका रिजल्ट तो अमेरिकी जनता को दिखाना पड़ेगा। दूसरा रीज़न था जापान का जिद्दी रवैया। पैसिफिक ओशन में जापान अभी भी लड़ रहा था। अमेरिका को एक ऐसा शॉर्टकट चाहिए था जिससे जापान एक ही दिन में घुटने टेक दे और अमेरिकी सैनिकों की जान बच जाए। और तीसरा सबसे डरावना रीज़न था रूस।
अमेरिका दुनिया को और ख़ास करके रूस को ये दिखाना चाहता था कि अब दुनिया का नया बॉस कौन है। ये बम सिर्फ वार ख़त्म करने के लिए नहीं था, यह अगली वार का पहला कदम था। मई 1945 में टारगेट कमेटी की सीक्रेट मीटिंग हुई। अमेरिका ने जापान के शहरों को चुनना शुरू किया। हिरोशिमा को इसलिए चुना गया क्योंकि ये शहर अब तक की बमबारी में बचा हुआ था। अमेरिकी मिलिट्री देखना चाहती थी कि एक फ्रेश शहर पर इस नए बम का कितना असर होता है। ये एक तरह का साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट था जिसमें इंसान गिनी पिग्स थे। ओपनहाइमर ने अपने दिमाग को ये समझा लिया था कि ये बम इतना भयानक होगा कि इसे देखने के बाद इंसानियत हमेशा के लिए डर जाएगी और भविष्य में दुनिया में कभी कोई वार नहीं होगी। वो तबाही के रास्ते पे शांति लाना चाहते थे। वापस चलते हैं 16 जुलाई 1945 की उस सुबह पर, ट्रिनिटी टेस्ट। जब ओपनहाइमर ने उन काले चश्मों के पीछे से उस मशरूम क्लाउड को आसमान छूते देखा तो उन्हें अपनी कामयाबी पर खुशी नहीं हुई, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। ओपनहाइमर को संस्कृत आती थी और वो हिंदू फिलोसॉफी से काफ़ी जुड़े हुए थे। उन्होंने बाद में बताया कि उस पल उनके दिमाग में हिंदू धर्म ग्रंथ भगवद गीता का एक श्लोक चल रहा था। जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देते तो भगवान विष्णु अपना विराट रूप दिखाते। उसी रूप को याद करते हुए ओपनहाइमर ने कहा, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। अब मैं मौत बन गया हूँ, दुनिया को तबाह करने वाला। And says, now I am become death, the destroyer of worlds. और उनका ये डर सच साबित हुआ। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक बम गिराया गया और उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर फैट मैन। लाखों मासूम लोग सेकंड में भाप बन गए। जो बचे वो रेडिएशन से तड़ा तड़ा कर मरे। ओपनहाइमर ने बम तो बना दिया लेकिन उसे इस्तेमाल करने का फैसला उनके हाथ में नहीं था। जब हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही की ग्राउंड रिपोर्ट अमेरिका पहुंची तो ओपनहाइमर अंदर से टूट गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने दुनिया को शांति नहीं बल्कि अपने ही तबाही का रिमोट कंट्रोल दे दिया है। 25 अक्टूबर 1945 को ओपनहाइमर सीधा अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन से मिलने ओवल ऑफिस गए। ओपनहाइमर बहुत नर्वस थे। उन्होंने ट्रूमैन की आंखों में देखा और अपने दिल की बात कह दी। मिस्टर प्रेसिडेंट, आई फील आई हैव ब्लड ऑन माई हैंड्स। प्रेसिडेंट साहब, मुझे लगता है कि मेरे हाथों में खून लगा है। ट्रूमैन को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और ओपनहाइमर की तरफ बढ़ाते हुए तंज कसा कि क्या तुम अपने हाथ पोंछना चाहोगे। ट्रूमैन का मानना था कि बम गिराने का फैसला उनका था, एक साइंटिस्ट का नहीं। उस मुलाकात के कई महीने बाद मई 1946 में ट्रूमैन ने अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिन एचेसन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने ओपनहाइमर को क्राई बेबी साइंटिस्ट यानी रोतलू साइंटिस्ट कहा। यही से अमेरिका और ओपनहाइमर के बीच की दरार शुरू हो गई। जिस इंसान ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत दी थी, अब वो उसी इंसान से पीछा छुड़ाना चाहते थे। ओपनहाइमर अब न्यूक्लियर हथियारों की रेस का विरोध करने लगे थे। वो हाइड्रोजन बम बनाने के सख्त खिलाफ थे जो एटम बम से भी 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर था। साल 1954 आते आते कोल्ड वॉर अपने पीक पर था। अमेरिका की सरकार ने अपने ही सबसे बड़े नेशनल हीरो को विलेन बनाना शुरू कर दिया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन लेविस स्ट्रॉस ने ओपनहाइमर के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई। ओपनहाइमर के फ़ोन चुपके से सुने जाने लगे, यहाँ तक कि उनके वकील से हुई बातचीत भी। उन पर कम्युनिस्ट होने का शक किया गया क्योंकि उनके कुछ पुराने दोस्त और उनकी पत्नी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। स्प्रिंग 1954 में हफ्तों तक एक बंद कमरे में हियरिंग चली। ओपनहाइमर को बुरी तरह जलील किया गया और आखिर में उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हमेशा के लिए छीन ली गई। सरकार ने यह माना कि ओपनहाइमर देश के वफादार तो है लेकिन अब उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ओपनहाइमर का करियर तबाह कर दिया गया। एक इंसान जिसने अपना पूरा दिमाग अपने देश को दे दिया, उसी देश ने उसे सिक्योरिटी रिस्क बताकर किनारे कर दिया। ओपनहाइमर ने शांति के लिए एक हथियार बनाया था लेकिन उन्होंने अनजाने में एक ऐसी रेस शुरू कर दी जिसे आज तक कोई नहीं रोक पाया है। आज रूस और अमेरिका के पास मिलाकर 10,000 से भी ज़्यादा परमाणु हथियार है। नॉर्थ कोरिया रोज़ नए मिसाइल टेस्ट कर रहा है। यूक्रेन में जंग चल रही है, मिडल ईस्ट जल रहा है और ये सब हथियार हिरोशिमा वाले बम से कई गुना ज़्यादा ताकतवर है। 1945 में सिर्फ एक देश के पास ये ताकत थी, आज 9 देशों के पास है। वो 1945 की सुबह थी जब उस कंक्रीट बंकर में ओपनहाइमर ने वो काले चश्मे पहनकर पहली बार एटम बम की रोशनी देखी थी। उस रोशनी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था, लेकिन आज हम सब उसी रोशनी के साए में जी रहे हैं जहाँ किसी लीडर का एक गलत फैसला हमारी पूरी पृथ्वी को हमेशा के लिए राख में बदल सकता है। इस वीडियो को बनाने में मैंने जो भी रेफरेंस डॉक्यूमेंट यूज़ करे हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।